नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता, आप देख रहे हैं ईटन न्यूज़ स्वदेश। आइए रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले शुरुआत आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर के साथ। जी हां, रिटेल महंगाई दर में फिर गिरावट दर्ज की गई है। मई महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.25% हो गई है। अप्रैल में ये 4.70% रही थी। ये लगातार चौथा महीना है जब खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है, यानी महंगाई कम हो रही है। वहीं अप्रैल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 6.7% से घटकर 4.2% हो गया है। इन आंकड़ों को पूरे डिटेल्स के साथ समझा रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष। महंगाई कम हुई है, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? जी हाँ, तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कूल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आरबीआई का जो एस्टिमेट था 5.1% पे था Q1 FY24 के लिए। उन्होंने जून ये जो मीटिंग रिसेंटली गई उसमें उन्होंने वो एस्टिमेट कम कर दिया है, 4.6% पे कम कर दिया है। और जब हमने रिटेल इन्फ्लेशन अप्रैल में भी देखा CPI, तो वो भी 4.7% पे था, तो एक सब 5% का नंबर ऑलरेडी क्लॉक करता हुआ। पर अब एक्सपेक्टेशंस है हमारे जो पोल के मुताबिक है कि 4.3% के आसपास वो इन्फ्लेशन का नंबर आएगा। हमारा एवरेज कहता है 4.35% पे आएगा, मीडियन कहता है 4.3% पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटेल इन्फ्लेशन जाएगा। अब उसका बेस लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम अप्रैल का बेस है 2022 का, रिटेल इन्फ्लेशन 7.8% पे था, जो कि ये साइकिल का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन नंबर था। अब अप्रैल 2023 में CPI कूल डाउन हुआ 4.7% पे, पर वो उसका बेस जो 7.8% काफ़ी हाई बेस था। अब जब हम मई को कंपेयर करें लास्ट वाले मई के साथ, मई 2022 में CPI 7% पे था, 2023 में एक्सपेक्टेशंस 4.3% पे है। और एक चीज़ जो नोट करने लायक है कि जो ग्रोथ है और जो डिमांड है सिस्टम में वो सस्टेन हुआ नज़र आ रहा है। तो डिमांड के साथ भी इन्फ्लेशन कूल होता हुआ वो एक बड़ा पॉजिटिव है। और आरबीआई के भी एस्टिमेट्स के मुताबिक 4.6%, ये मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ। तो कूलिंग नज़र होती हुई इन्फ्लेशन में आगे जाके क्या रिस्क्स आ सकते हैं, तो आरबीआई ने फ्लैग ऑफ किया है कि वेदर रिलेटेड रिस्क्स काफ़ी हाई है, काफ़ी एलिवेटेड है, और उस पर जो डाउनसाइड रिस्क्स आएंगे वो भी काफ़ी एलिवेटेड हो सकते हैं। एल नीनो इफेक्ट और कैसे रेंज प्ले आउट होते हैं वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। ऑफ कोर्स इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि ऑयल कैसे प्ले आउट होता है, क्रूड ऑयल, और उसके प्राइस कैसे इवॉल्व होते हैं, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेट्रिक होगा जो फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन पे करंटली मई 2023 एस्टिमेट 4.3%। बिल्कुल हर्ष, तो फिलहाल तो महंगाई से राहत मिली है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में मॉनसून कैसा रहता है इस पर निर्भर करता है कि महंगाई लगातार नीचे जाएगी या फिर महंगाई ऊपर की ओर आगे बढ़ेगी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। अपनी योजनाओं का विस्तार करते हुए इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला भारत में अपना सप्लायर बेस स्थापित करने पर विचार कर सकती है। पिछले महीने कंपनी के अधिकारियों ने सरकारी अफसरों से मुलाकात भी की थी। आपको बता दें, बिलियनरी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत को प्रोडक्शन और इनोवेशन बेस तौर पर देख रही है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। जी सुमित, बताएं। इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला लॉन्ग ड्राइव के लिए भारत में अपने प्लान बना रही है। पहले बात हो रही थी गाड़ियों के बनाने की, इलेक्ट्रिक कार बनाने की। अब बात है कि वो अपना वेंडर, उनका बेस भी यहाँ रखेगी। वेंडर यानी कि जो सप्लाई करते हैं गाड़ियों को अपने पुर्जे। पहले ये काफ़ी बड़ा बेस है जो चाइना में है। चाइना में लगभग आधे से ज़्यादा बेस है टेस्ला का। पर जिस तरह भारत चाहता नहीं कि चाइना से कोई गाड़ी यहाँ पर आए, टेस्ला डायरेक्टली यहीं पर आए, सीधे यहीं पर आए और बिके, वो ये भी नहीं चाहते कि वेंडर्स जो अपने पार्ट्स हैं, जो अपने कल पुर्जे हैं ऑटो के, वो भी सीधे यहीं भेजें। इसलिए ये बात है कि टेस्ला अपने जितने कल पुर्जे बनाने की कंपनियां हैं, वेंडर के जो सप्लायर्स हैं, उनका भी बेस यहीं बनाएगी। इस बारे में बातचीत चल रही है। ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पिछले महीने टेस्ला के जितने लोग एग्जीक्यूटिव्स हैं वो मिले थे भारत सरकार के
नुमाइंदों से उसके बाद बातचीत हो रही है कि कैसे यहाँ पे टेस्ला की गाड़ियाँ बनाई जाएं, पर उसके साथ साथ ये बात भी हो रही है कि जितने पुर्जे हैं वो यहीं से लिए जाएंगे, बैटरी इसमें एक खास तौर पर शामिल है, वो सब यहीं से लिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात रहेगी टेस्ला की इंडिया ड्राइव के लिए, क्योंकि इससे दाम भी कम होंगे और मार्जिन भी टेस्ला के लिए काफ़ी अच्छा होगा। हम जानते हैं कि टेस्ला के जो चीफ हैं इलॉन मस्क वो पहले ही बोल चुके हैं कि भारत में आने का उनका बहुत बड़ा प्लान है। इस अक्टूबर तक वो भारत में कहाँ प्लांट बनेगा इस बात को बता देंगे। और इसके साथ साथ ये भी अब क्लियर हो रहा है कि वो सिर्फ भारत में अपना प्लांट नहीं लाएंगे, इनोवेशन मतलब कैसे डेवलपमेंट क्या नया आना है वो भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कल पुर्जे उनके साथ कहाँ कहाँ से आएंगे, वो पार्ट्स मेकर भी यहीं पर आएंगे। शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स रैपिडो और उबर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें इन दोनों कंपनियों को दिल्ली सरकार की ओर से एक नीति तैयार होने तक एग्रीगेटर लाइसेंस के बिना काम करने की अनुमति दी गई थी। पूरी खबर के साथ मौजूद हैं समीर दीक्षित। जी समीर, बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बाइक एग्रीगेटर्स ओला, उबर या फिर रैपिडो को लेकर के एक बड़ा आदेश दिया है जिससे इनको तगड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली में ये जो बाइक एग्रीगेटर्स है, मसलन रैपिडो, ओला या फिर उबर, उन पर किसी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए राज्य सरकार को कहा गया था। ये पूरा मामला अगर इसको समझना है तो फरवरी 2023 में 19 फरवरी को दिल्ली राज्य सरकार ने दिल्ली में जितने भी बाइक एग्रीगेटर्स हैं या फिर बाइक टैक्सी संचालक हैं, इनको ऑपरेट करने पर रोक लगा दी थी। और उसके बाद ये जो तमाम बाइक एग्रीगेटर्स हैं, इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया था दिल्ली सरकार को कि वो इन बाइक टैक्सी संचालकों के खिलाफ किसी तरीके का कोएर्सिव एक्शन या फिर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। एक तरीके से राहत थी। लेकिन इस फैसले को, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को 26 मई को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। यानी कि जो जितने भी बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, ओला, रैपिडो या फिर जो अन्य ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए ये एक बड़े झटके की बात है कि अभी वो दिल्ली में इस तरीके से बाइक टैक्सी के रूप में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और उनके बिजनेस पे सीधे तौर पे बड़ा असर यहाँ पर पड़ेगा। आने वाले वक्त में क्या बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कोई पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हैं या नहीं, ये बात की बात है। लेकिन अभी उनके बिजनेस ऑपरेशंस पर बतौर बाइक टैक्सी ऑपरेट करने पर फिलहाल एक बड़ा रोक यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो रैपिडो और उबर को बड़ा झटका लगा है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बीमा क्लेम में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां अब आभा या आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के डेटा का इस्तेमाल करेंगी। इटी नाउ को एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से मिली खबर पर पूरी डिटेल्स देने के लिए जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। जी अनुराग, बताएं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जो दो बड़े बदलाव हुए या दो डेवलपमेंट हुए, एक है आभा अकाउंट नंबर का और दूसरा बीमा सतर्क प्लेटफॉर्म का। आभा अकाउंट नंबर जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ आईडी जो जनरेट किया गया है, तो वहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के द्वारा कहा गया है कि नई इंश्योरेंस पॉलिसी जो जारी की जाएगी वहाँ पर आभा अकाउंट नंबर क्रिएट किया जाएगा, या फिर अगर किसी के पास आभा अकाउंट नंबर पहले से ही जनरेटेड है तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मेंशन किया जाएगा। और इसका मकसद ये है कि आभा अकाउंट के अंदर पॉलिसी होल्डर की पूरी मेडिकल हिस्ट्री होती है, उसके पास्ट मेडिकल ट्रीटमेंट की जानकारी होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी इस आभा अकाउंट नंबर की जानकारी जो TPA के साथ शेयर करेगी, इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करेगी, जिससे पॉलिसी अंडरराइटिंग में कंपनी मिलेगी। ग्राहक की जो पॉलिसी होल्डर्स की जो से जुड़ी हुई जानकारियां हैं वो इंश्योरेंस कंपनियों को मिल पाएगी और उससे पॉलिसी का प्रीमियम तय करने में उन्हें मदद मिलेगी। दूसरा डेवलपमेंट है बीमा सतर्क प्लेटफॉर्म का। ये प्लेटफॉर्म जो है फ्रॉड डिटेक्शन के लिए इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा डेवलप किया गया है और यहाँ पर जो भी क्लेम संदेहास्पद होते हैं, जिन पे इंश्योरेंस कंपनियों को डाउट होता है, वहाँ उसका डेटा यहाँ पे शेयर किया जाता है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए पता लगाया जा सकता है कि फ्रॉड क्लेम्स किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म से पता लगाया जाता है और फ्रॉड क्लेम पे रोक लगने से इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम कम होता है और उसका फ़ायदा जो है पॉलिसी होल्डर को मिलता है बेहतर प्राइसिंग के अंदर। तो ये दोनों जो इनिशिएटिव है हाल के दिनों में शुरू किए गए हैं, जिसका मकसद यही है कि पॉलिसी अंडरराइटिंग को बेहतर किया जा सके, जिससे ग्राहक को बेहतर प्राइसिंग ऑफर की जा सके।
शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कोविन पोर्टल के डेटा लीक की खबरों पर सरकार की तरफ से सफाई आई है। सरकार ने पूरी तरह से कोविन पोर्टल को सुरक्षित बताया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कोविन पोर्टल पर लोगों का डेटा सुरक्षित रखने के लिए कड़े इंतजाम किए जाते हैं। खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी सुमिता करीर। सुमिता, जानना चाहेंगे किस तरह की बात अभी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कही गई है कोविन को लेकर के, क्योंकि इस पर बहुत सारे आरोप लग रहे थे, बहुत सारी शंकाएं जाहिर की जा रही थी। जिन लोगों ने कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीनेशन लेते समय कोविन प्लेटफॉर्म पे, कोविन पोर्टल पे अपने पर्सनल डिटेल्स उपलब्ध कराए थे, क्या उन लोगों के डिटेल्स में ब्रीच हो चुकी है? क्या वो डिटेल्स लीक हो चुके हैं एक टेलीग्राम नाम की चैट मैसेंजर ऐप पे, और क्या ये एक बॉट ने लीक किए हैं? कुछ रिपोर्ट्स जो सुबह से चल रही हैं मीडिया में, उनके अकॉर्डिंगली लोगों के जो डिटेल्स हैं वो लीक हो चुके हैं, पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आता है आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, नाम, पता, इनफैक्ट उनकी एज, ऐसे कुछ पर्सनल डिटेल्स लीक हुए थे। ये रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि सिर्फ कॉमन लोगों के नहीं, बट प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेट्स के और जर्नलिस्ट का डेटा भी इन सब लीक्स में माना जा रहा है। और एस्टिमेट्स की माने तो अगर ये लीक सही में हुआ तो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हो चुके हैं। बट गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसा ब्रीच नहीं हुआ है कोविन पोर्टल का। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि ये जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं ये विदाउट बेसिस हैं, ये मिस्चीवियस इन नेचर हैं, और कोविन पोर्टल जो है हेल्थ मिनिस्ट्री का वो सबसे कम्प्लीटली सेफ है और उसके पास एडिक्वेट सेफगार्ड्स हैं प्रिवेसी के लिए, डेटा प्रिवेसी के लिए। और उस स्टेटमेंट में ये भी आया है कि OTP के बिना वैक्सीनेटेड बेनिफिशरीज का डेटा बॉट से जनरेट नहीं हो सकता। उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कुछ 3-4 बातें बोली। सबसे ज़रूरी ये कि उन्होंने अल्यूड किया कि शायद ये डेटा लीक जो है ये कोई पास्ट का डेटा दिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी कोई डेटा लीक नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कोविन ऐप और डेटाबेस जो है वो डायरेक्टली ब्रीच नहीं हुआ है। और अभी इस मामले में सर्ट जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने सर्ट को डायरेक्शंस दी है इसके ऊपर और छानबीन करने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो ये अलेज्ड डेटा ब्रीच माना जा रहा है। शुक्रिया सुमिता इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बिपरजॉय की। तो क्या अपने नाम के मायने के मुताबिक चक्रवाती तूफान मुसीबत बढ़ाएगा, या फिर केंद्र और राज्य सरकारों की मुस्तैदी और जोरदार तैयारियों से ये खतरा भी टल जाएगा? एक सवाल। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय लगातार कहर बरपा रहा है, कोहराम बरपा रहा है और अरब सागर में उठा चक्रवात तूफान अब गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस तूफान के 14 से 15 जून को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है, लेकिन भारत के पश्चिमी तटों पर इसने अभी से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। गुजरात के तटीय इलाके और मुंबई से लेकर केरल के समुद्री तट पर तेज हवाएं चल रही हैं। समुद्र के बीच से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और ये लहरें किनारों से टकरा रही हैं। तूफान की गंभीरता को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक की। इसमें गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ और सेना के अधिकारी की मौजूदगी में तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने गुजरात के तटीय इलाकों से लोगों को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। साइक्लोन बिपरजॉय एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन सिस्टम जैसे ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और इसका आसपास जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी वहां केंद्रीभूत है। पोरबंदर से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम हिस्सा में ये केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है और ये 14 तारीख सुबह तक उत्तर दिशा में चलेगा आसपास। इसके बाद इसका दिशा परिवर्तन होगा और वीक भी धीरे धीरे थोड़ा होगा और एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे विथ विंड स्पीड ऑफ 125 to 135 km/h, गस्टिंग टू 150 km/h सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट और इसके आसपास पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा 15 तारीख नून के आसपास।
और वहीं बिपरजॉय तूफान को लेकर लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सिद्धार्थ। उनसे अपडेट लेते हैं। सिद्धार्थ, जानना चाहेंगे फिलहाल बिपरजॉय की सिचुएशन क्या है, हालात क्या हैं और किस तरह से सरकारों की तैयारियां हैं इससे निपटने के लिए? बिपरजॉय को लेकर के तैयारियां पुरजोर में की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसके अंदर उन्होंने निर्देशित किया है उन सभी लोगों को, अधिकारियों को, कि जो वहां पे बचाने की प्रक्रिया है, लोगों के इवैक्यूएशन की जो प्रोसेस है, वो जल्द से जल्द उसमें तेजी लाई जाए और उसमें कोई भी कोताही न बरती जाए। साथ ही 8 मिनिस्टर्स की टीम लगाई गई है उन अति संवेदनशील इलाकों में जहां पर बिपरजॉय के सबसे ज्यादा प्रभाव होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसके साथ ही हम बात करें सिग्नल 10, जो कि अति संवेदनशील विस्तारों में और समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा होते तूफान और मूवमेंट्स के कारण लगाया जाता है, उसे भी हर एक बंदर पर लगा दिया गया है। बात हम करें धारा 144 की, तो कच्छ समेत सारे एरियाज के अंदर हर बड़े पोर्ट के ऊपर धारा 144 लगा दी गई है, जिसके बाद में अब किसी भी सामान्य जन का वहां पर आना जाना पूरी तरह से निषेध है। गुजरात के गृह मंत्री ने आग्रह किया है उन सभी लोगों से जो द्वारका, सोमनाथ, इन सभी जगह घूमने आ रहे हैं कि फिलहाल अपनी यात्रा को स्थगित करें और कोऑपरेट करें। इन सभी परिस्थितियों के बीच में जब बिपरजॉय यहां हिट करेगा तो सरकार की तैयारियों की भी पूरी परीक्षा होगी। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली हैं। गांधीनगर के अंदर कंट्रोल रूम सेटअप है, जहां पे भूपेंद्र पटेल, राज्य के मुख्यमंत्री, खुद इन सभी चीजों की समीक्षा करेंगे। अब यह देखना होगा कि बिपरजॉय जब हिट करता है गुजरात को तो आखिर कितना नुकसान इससे होता है या फिर सभी सकुशल तरीके से चीजें आगे बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, तो बिपरजॉय का असर जो है वो कई राज्यों में होने वाला है और महाराष्ट्र में भी इसका असर नजर आ रहा है, इसीलिए मुंबई हाई अलर्ट पर है। लेकिन गुजरात की अगर बात करें तो बिपरजॉय चक्रवात का सबसे ज्यादा असर कच्छ पर होने वाला है और ऐसे मुश्किल समय में कच्छ के सामाजिक संगठन मदद के लिए सामने आए हैं और चक्रवात के दौरान खाने पीने की सामग्री और फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। करीब 5000 सूखे नाश्ते के पैकेट्स तैयार किए गए हैं। भुज की संस्थाएं इसके लिए आगे आई हैं। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद गुजरात के तटीय इलाकों से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम लगातार जारी है। एसडीआरएफ और प्रशासन के अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम पोरबंदर पहुंच गई है। वहीवटी तंत्र ने पूरी तैयारी की है कि कोई भी कैजुअल्टी ना हो। जो बिपरजॉय है वो मांडवी बीच से लेकर कराची बीच के बीच में लैंडफॉल करेगा, तो जो कोस्टलाइन है उसके सभी गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। वहां पे कांस्टेंट माइकिंग चल रही है। जो पर्यटक स्थल हैं जैसे कि बीचेस हैं, मंदिर हैं जो कि नदी की दरिया किनारे हैं, उनको बंद कर दिया गया है। साथ साथ जितने लोग 0 to 5 किलोमीटर और 5 to 10 किलोमीटर में उनकी मैपिंग कर ली गई है। अंदाजे 70 विलेजेस हमारे उसमें आते हैं। उसमें जो कच्चे झोपड़े वगैरह में रह रहे हैं वैसे 8300 लोगों को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके साथ शेल्टर होम्स की मैपिंग कर दी गई है। शेल्टर होम्स में बिजली, पानी, मेडिकल टीम्स, खाने, फूड पैकेट्स की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए दूध, सुलाने के लिए छोटे झूले, वो सब की भी व्यवस्था हमने की है। तो पूरा प्रयास है कि कोई जगह कोई कैजुअल्टी ना हो। लास्ट कई दिनों से जो ये साइक्लोन की फोरकास्ट मिल रही है उसके हिसाब से जिला के वहीवटी तंत्र ने सभी तैयारी कर रखी है। सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। सभी डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स और जो डाउन द लाइन स्टाफ है वो अपने अपनी फर्ज के स्थल पर हाजिर है। लो लाइंग एरिया के लोगों को हमने संपर्क कर लिया है। लगभग कोस्टल एरिया में 30-31 जितने जो विलेजेस है उनका जो पॉपुलेशन है, उनके जो फैमिलीज है कि जिसको ये साइक्लोन की वजह से कुछ असर हो सकती है, उन लोगों को सलामत स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए हमारे आश्रय स्थान हमने तैयार कर रखे हैं। तो केंद्र सरकार से लेकर के महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों ने भी बिपरजॉय से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इधर द्वारका में हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। वहीं द्वारका में 15 तारीख तक चक्रवात के टकराने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही लोगों को बचाने के लिए द्वारका के ओखा में खतरनाक तेज हवाओं के बीच कोस्ट गार्ड ने अपनी जान की बाजी लगा दी। बता दें कि ओखा के पास लगभग 50 किलोमीटर दूर समुद्र में एक बड़ी निजी कंपनी की ऑयल रिंग में काम कर रहे कर्मचारियों को बचाया गया और अब तक 11 कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया गया है और सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है।
और बिपरजॉय तूफान लगातार मजबूत होकर भारत की ओर बढ़ रहा है। क्या इससे पहले देरी से आए मॉनसून की चाल पर भी इससे असर पड़ने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गुजरात के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तूफान का असर हवाई यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन, तूफान को लेकर के क्या ताजा अपडेट मिल रहे हैं? देखिए, बिपरजॉय की जो इंटेंसिटी है वो लगातार अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसका असर अब फिलहाल मुंबई के जो तटीय इलाके हैं, मुंबई के आसपास के इलाके, यहाँ पर भी देख सकते हैं। केरल से भी ऐसी खबरें आ रही है कि वहाँ पर भी तटीय इलाकों में तेज़ हवाएं चल रही है, तेज़ लहरें समंदर में उठ रही है और जो उसकी रफ्तार है वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और IMD की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया। वो रेड अलर्ट जारी किया गया है कहाँ, सौराष्ट्र के लिए और साथ ही कच्छ के इलाके के लिए। गिर होंगे, सोमनाथ होंगे, वहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ वहाँ पर लहरें तेज़ी से उठ रही है और हवाओं की जो रफ्तार होगी वो 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँच सकती है। मौसम विभाग ने इन इलाकों रेड अलर्ट जारी किया है और PM की तरफ से भी एक रिव्यू मीटिंग की गई है और किस तरह की तैयारी है उसका जायजा लिया गया है। साथ ही अगर उड़ानों की बात करें तो गुजरात के लिए जाने वाले कई सारे उड़ानें जो राजकोट के लिए जाती थी और एक दो और शहरों के लिए है, वहाँ भावनगर वगैरह के लिए, तो वहाँ पर भी डाइवर्ट किया गया है या देरी से उड़ानें भर रही हैं। तो ये दिक्कतें हो रही है बिपरजॉय को लेकर। जो इंटेंसिटी है, जो अनुमान लगाया जा रहा था कि रफ्तार धीमी होगी, उतना असर नहीं होगा, वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर यही है कि एक दो दिनों में इसकी रफ्तार धीमी होगी और इसका जो मूवमेंट है वो पाकिस्तान के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ेगा, कराची के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ेगा। लेकिन भारत में 14 जून तक, खासकर गुजरात में कम से कम 14 जून तक तो इसका असर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो 14 जून तक बिपरजॉय का असर होगा, उसके बाद ये कम हो सकता है। विश्व मोहन, जानना चाहेंगे बिपरजॉय तूफान का मॉनसून पर कितना असर होता दिख रहा है? देखिए, अभी जो पिछले कुछ समय से जो साइक्लोन्स आ रहे हैं वो अरब सागर के ऊपर में इसका फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। तो अरब सागर में पहले क्या होता था कि अरब सागर में जो साइक्लोन्स आते थे वो काफ़ी फेवरेबल होते थे मॉनसून को लेकर। लेकिन अब इसके कंट्रेरियन अब देख रहे हैं कि जो अरब सागर में जो भी साइक्लोन की स्थिति बन रही है वो मॉनसून के लिए जो विंड होते हैं, जो हवाएं चलती है, उसको पे काफ़ी निगेटिव असर डाल रही है। तो 8 के आसपास ऐसा लग रहा था कि मॉनसून की रफ्तार तेज़ होगी, लेकिन जब इसकी रफ्तार तेज हुई साइक्लोन्स की, तो वो उसके क्या होता है कि वो मॉइस्चर्स को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, सेंटर की ओर खींचता है। तो जो रेनफॉल की जो मात्रा होती है, जो बारिश की मात्रा होती है, वो कम होती चली जाती है। ये एक निगेटिव असर होता है। दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल में अगर साइक्लोन बनता है तो वो काफ़ी फेवरेबल होता है। जो विंड्स होते हैं, जो मानसून के लिए ज़रूरी हवाएं होती है, उसको काफ़ी फेवर करता है। तो ये दिक्कत हो रही है। अब ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरह से समुद्री तापमान ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ये भी एक काफ़ी निगेटिव असर डाल रहा है और मानसून के प्रोग्रेस पर इसका असर डाल रहा है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे बिपरजॉय की स्थिति कमज़ोर पड़ेगी, ये डीजनरेट शुरू होगा, वैसे वैसे मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा और 15 से 17 जून के बाद से हो सकता है कि सेंट्रल इंडिया में मानसून पहुंच जाए और जून के आखिर तक देश के ज़्यादातर हिस्से में मानसून की एंट्री हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि जो अरब सागर से निकलने वाले जितने भी अब साइक्लोन्स हैं, उसका असर काफ़ी निगेटिव होता जा रहा है मानसून के लिए। बिल्कुल, तो क्योंकि चक्रवाती तूफान का असर है इसलिए मॉनसून थोड़ा कमजोर है, लेकिन मॉनसून 15 जून तक आगे बढ़ेगा और बिपरजॉय का जो असर है वो कम होगा। शुक्रिया विश्व मोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ देश के तटीय इलाकों पर बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ बारिश होने से गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन उत्तरी भारत की अगर बात करें तो यहाँ भीषण गर्मी का कहर अभी भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हीट वेव का कहर देखने को मिलेगा। आने वाले 4 से 5 दिनों तक टेम्परेचर 40 से 41 डिग्री रहने की संभावना है। 15 जून के बाद उत्तर भारत के लोगों को हीट वेव थोड़ी राहत मिल सकती है। हीट वेव को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी का भी वक्त बदला गया है। अगले 4 से 5 दिन तापमान जिस तरह के वर्तमान में है उसी तरह के रहेंगे। NCR दिल्ली में तापमान जो 40 के आसपास चल रहे हैं, हालांकि कल तापमान 39 रिपोर्ट किया गया सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में। ये तापमान अगले 5 दिन में इसी तरह के बने रहेंगे।
और जहाँ तक है गर्मी का, तो इससे जो गर्मी महसूस हो रही है उसका मेन कारण ये है कि जो दिन के टाइम में ह्यूमिडिटी लेवल जो पिछले वीक की तुलना में कुछ ज़्यादा हो चुका है। जैसे पिछले वीक में जो ह्यूमिडिटी थी वो दिन में लगभग 25 से 30 के रेंज में या 30 से 35 की रेंज में थी, वो बढ़ के अब 35 से 45 की रेंज में RH हो गई है। तो टेम्परेचर और RH के कम्बिनेशन से हमको ये गर्मी थोड़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। इसी तरह का मौसम अगले 4 से 5 दिन NCR दिल्ली में बना रहेगा। वहीं आगरा में भी बढ़ती हीटवेव से लोग परेशान हैं। आगरा में हीटवेव बढ़ने की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और नॉर्थ इंडिया में हीटवेव की मार से छुटकारा पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। कुल्लू मनाली की सैर पर लोग निकल पड़े हैं। जी हां, गर्मियों से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिससे वहां की ठंडक उन्हें गर्मी और हीटवेव से थोड़ी राहत दे सके। सबसे ज्यादा चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से पर्यटक मनाली का रुख कर रहे हैं। यहां पहुंचे सैलानी बर्फबारी का मजा भी ले रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बाजार में आज हुए एक्शन की। तो बाजार में आज 2 दिन की गिरावट पर ब्रेक लग गया। निफ्टी 38 अंक चढ़कर 18,600 के पार बंद हुआ। IT, रियल्टी और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। टीना स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।